पैनक्रियास कैंसर यानी कि स्वादुपिंड का कैंसर। क्या आपको या आपके किसी करीबी को पैनक्रियास कैंसर का डायग्नोसिस दिया गया है? तो फिर ये वीडियो में हम आपको पैनक्रियास और पैनक्रियास कैंसर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन और मैं पुणे में ओएसएस क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन है पेट में होने वाले कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। आज हम जानेंगे स्वादुपिंड का कैंसर यानी कि पैनक्रियास कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में पैनक्रियास होता क्या है और ये कहाँ पर होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, पैनक्रियास ये हमारी बॉडी में स्थित एक डाइजेस्टिव ऑर्गन भी है और इसी के साथ साथ ये एक ग्लैंड भी है जो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। पैनक्रियास हमारे बॉडी में सबसे पिछली तरफ यानी कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल बगल में स्थित होता है। ये किडनी से कुछ दूर ही स्थित होता है और पेट में सबसे पिछली तरफ ये सिचुएटेड होता है। इसकी लेंथ लगभग 6 से 7 इंच है और इसकी थिकनेस लगभग 2 से 3 इंच होती है। और इसमें 2 अलग अलग टाइप के सेल्स काम करते हैं, जिसमें से एक सेल्स का फंक्शन होता है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करना, जिससे कि हमारी बॉडी में इंजेस्ट किया जाने वाला यानी कि खाया जाने वाला खाना ये ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसे हम एक्सोक्राइन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका फंक्शन जो होता है वो एक ग्लैंड के तौर पे यानी कि ग्रंथि के तौर पे होता है। इसके कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंसुलिन, ग्लूकागॉन और कुछ अलग अलग टाइप के हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं जो हमारे ब्लड ग्लूकोज और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन सेल्स को हम एंडोक्राइन सेल्स भी कहते हैं। तो पुट इट इन शॉर्ट, ये एक ऑर्गन है जो एक ग्लैंड भी है। सो इट सर्व्स अ 2-in-1 फंक्शन। क्योंकि पैनक्रियास में इतने सारे प्रकार के सेल्स होते हैं, इसमें कई सारे प्रकार के गठन या गांठी देखने को मिल सकते हैं। स्वादुपिंड यानी कि पैनक्रियास में होने वाली हर गांठ या गठन ये कैंसर नहीं होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर किसी के पेट में पैनक्रियास से रिलेटेड कोई गठन है तो क्या ये कैंसरस है या फिर ये नॉन कैंसरस है। क्योंकि पैनक्रियास में कई बार सिस्ट भी डेवलप होते हैं जो काफ़ी नॉर्मल होते हैं और इसके लिए कैंसर रिलेटेड सर्जरी या कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने ये जाना कि पैनक्रियास होता क्या है और इसमें कौन से प्रकार के सेल्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि पैनक्रियास में होने वाले कैंसर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सेल्स 2 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स और एक्सोक्राइन सेल्स। सो एक्सोक्राइन सेल्स से होने वाला जो कैंसर है ये सबसे कॉमन टाइप का पैनक्रियास कैंसर है। इसे हम पैनक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा के नाम से भी जानते हैं। और ओवरऑल ये देखा गया है कि मोर देन 90% ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर्स ये डक्टल एडिनोकार्सिनोमा के टाइप के होते हैं और अराउंड 10% ऑफ द कैंसर्स ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन सेल्स यानी कि हार्मोन सिक्रेट करने वाले सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं। इन्हें हम एंडोक्राइन ट्यूमर्स या फिर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं और ये बॉडी में कई सारे टाइप्स के हार्मोन्स भी सिक्रेट कर सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन टाइप के बारे में हम आज जानेंगे जो है पैनक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। तो सारे ही कैंसर्स के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं और इन रिस्क फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके हम ये समझ सकते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है या फिर इसकी रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर के भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर इज द इंक्रीजिंग एज। सो एज मोर देन 65 is considered as a strongest risk factor pancreatic cancer के लिए। The second most common risk factor है smoking और tobacco intake। तो दोस्तों, ये देखा गया है कि smoking plays a role। लगभग 20 to 30% ऑफ पैनक्रियास कैंसर के केसेस में स्मोकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो स्मोकर्स हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि उनको पैनक्रियाटिक कैंसर की रिस्क ज़्यादा हो सकती है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा या फिर ओवरवेट होना ये भी पैनक्रियाटिक कैंसर का एक रिस्क फैक्टर देखा गया है। डायबिटीज़ का होना, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इंडिया इज नोन एज द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और हमारे यहाँ डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। लगभग हर फैमिली में 2 या 3 लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक देखे जाते हैं और ये देखा गया है कि पैनक्रियास कैंसर का इंसिडेंस डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा है। नॉट ओनली दिस,
न्यू ऑनसेट डायबिटीज, यानी कि पिछले 6 महीने या 1 साल में अगर डायबिटीज का डायग्नोसिस हुआ है तो इन पेशेंट्स में भी पैंक्रियाटिक कैंसर होने की रिस्क ज़्यादा होती है। तो ये सारे पेशेंट्स जिनमें कि न्यू ऑनसेट डायबिटीज डिटेक्ट होता है या फिर सडनली शुगर बहुत ज़्यादा शूटअप हुई है, तो इनमें कहीं ना कहीं ये सस्पिशन रखना ज़रूरी है कि कहीं ये पैंक्रियाटिक कैंसर तो नहीं है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी देखे गए हैं जिसमें पैंक्रियाटिक कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है। ये जेनेटिक कंडीशंस हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि फैमिली के मेंबर्स में से ये पास डाउन हो सकते हैं फ्रॉम मदर टू डॉटर और फ्रॉम फादर टू सन और अदर रिलेटिव्स। ये जेनेटिक कंडीशंस हमारे डीएनए में कुछ म्यूटेशन होने के कारण अराइज होते हैं और इनमें से होने वाला जो कैंसर होता है वो यूजुअली यंग एज में देखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है पैनक्रियाटाइटिस। दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस यानी कि पैनक्रियास यानी स्वादुपिंड में होने वाला इन्फ्लेमेशन, यानी कि उसकी सोजिश या सूजन आना उसमें। तो ये 2-3 प्रकार का होता है और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। ये ऐसी एक प्रकार की सूजन होती है जो कई सालों तक या कई डेकेड्स तक भी देखी जा सकती है और इसमें सूजन होने के कारण, कंटिन्यूअस इरिटेशन होने के कारण आफ्टर मेनी ईयर्स इन पेशेंट्स में पैनक्रियाटिक कैंसर डेवलप हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि बाकी टाइप के कैंसर्स में डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसी प्रकार स्वादुपिंड यानी कि पैनक्रियास कैंसर में भी डाइट का एक रोल देखा गया है। हमने ये देखा है कि जिन लोगों में नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली रेड मीट्स और प्रोसेस्ड मीट्स, इनमें पैनक्रियाटिक कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अ डाइट विच इज़ रिच इन fresh, green, leafy vegetables and fruits, this can actually lead to the reduction in risk of pancreatic cancer. एक और important fact है कि अगर डेली रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर किया जाए तो इससे पैनक्रियाटिक कैंसर की रिस्क काफ़ी हद तक कम की जा सकती है और इससे वेट रिडक्शन भी होता है जिससे कि हम हमारी रिस्क को और कम कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो पैनक्रियाटिक कैंसर में देखे गए हैं। अब जब हमने रिस्क फैक्टर को जाना है तब ये समझना आसान हो जाता है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो क्विटिंग द स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट करना और या तो इसे मैक्सिमम कम करना, दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकेंड, डाइट का इम्प्रूवमेंट, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को डाइट में बढ़ाना और रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट्स, फास्ट फूड्स, इसको डाइट से हटा देना या फिर इसको एब्सोल्युटली कम करना। थर्ड, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। और फोर्थ, अगर पैनक्रियाटाइटिस या फिर कोई हेरिडिटरी फैमिली कंडीशन है कि अगर फैमिली में किसी पैनक्रियाटिक कैंसर की हिस्ट्री हो तो रेगुलर चेकअप्स बियॉन्ड द एज ऑफ 35 टू 40 ईयर्स, इससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट टाइमली बेसिस पे शुरू की जा सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि हम पैनक्रियाटिक कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर में कॉमनली देखे जाने वाले साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे कि अगर आपको ये सिम्टम्स फॉर अ पीरियड मोर देन 2 वीक्स अगर हो रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी फैमिली डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन या गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके चेकआउट कर सकते हैं कि कहीं आपको कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। सो पैनक्रियास, जैसे हमने जाना, ये ऑर्गन बॉडी के सबसे पीछे वाले पार्ट में सिचुएटेड है और ये काफ़ी डीप सीटेड ऑर्गन होता है और ऐसा देखा गया है कि इसका नर्व सप्लाई काफ़ी कम है बाकी ऑर्गन के कंपैरिजन में। सो इसमें पेन सेंसेशन काफ़ी लेट होता है। सो द फर्स्ट साइन यूजुअली जो हम देखते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर में वो होता है एब्डोमिनल पेन, और ये पेन पेट के ऊपरी हिस्से में होता है और कई बार ये पेन पीछे की तरफ यानी कि बैक में भी होता है। तो ये पेन काफ़ी सीवियर हो सकता है और कभी कभार खाना खाने के बाद ये पेन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सेकेंड, पैनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पीछे से हमारा शरीर का जो बाइल डक्ट होता है, जो बाइल यानी कि पित्त को इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, ये ट्रैवल करता है। अगर कैंसर इस एरिया में बढ़ता है जिसे हम पेरीएम्पुलरी रीजन कहते हैं, तो ये इस बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकता है और जॉन्डिस कॉज कर सकता है। तो सडनली डेवलप होने वाला जॉन्डिस स्पेशली एल्डरली पेशेंट में ये कहीं ना कहीं पित्त की नली यानी कि बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का साइन है और इसका एक मेन कॉज है पैनक्रियाटिक कैंसर। जॉन्डिस के होने के बाद बाकी कई सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि इचिंग, बॉडी में स्किन पे हर सरफेस पे इंटेंस इचिंग होना,
ये भी जॉन्डिस की वजह से होता है और ये बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक कैंसर का एक सिम्टम है। सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस का होना, एनी वेट लॉस ऑफ मोर देन 5-6 किलोग्राम्स विद इन से 3 to 4 months और प्रीवियस जो नॉर्मल बॉडी वेट का मोर देन 10% वेट लॉस, ये एब्सोल्युटली एबनॉर्मल सिम्टम है और इसे जल्द से जल्द चेकआउट करना जरूरी है। लॉस ऑफ एपेटाइट, पैंक्रियास में अगर ट्यूमर बढ़ रहा है तो ये कुछ सब्सटेंसेस ऐसे सीक्रेट करता है बॉडी में जिससे कि पेशेंट का एपेटाइट यानी कि खाने की क्षमता या भूख बिल्कुल कम हो जाती है, भूख मर जाती है और 1 या 1.5 रोटी खाने के बाद पेशेंट कहने लगता है कि अब मेरा पेट फुल हो गया है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। इसी की वजह से आगे जाकर वेट लॉस भी हो सकता है। सो लॉस ऑफ एपेटाइट इज अ अर्ली साइन ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। कभी कभी बिकॉज पैंक्रियास के कैंसर से पैंक्रियास की जो डक्ट है इसमें ब्लॉकेज होती है और पैंक्रियास के जो एंजाइम्स है यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो इंटेस्टिन में रिलीज नहीं हो पाते। इससे स्टमक अपसेट यानी कि लूज मोशन भी हो सकते हैं। सो फ्रीक्वेंटली होने वाले लूज मोशन या फिर स्टूल के कलर में कोई चेंज होना, ये भी पैंक्रियाटिक कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जैसे कि पेन इन एब्डोमेन, जैसे कि जॉन्डिस, जैसे कि वेट लॉस, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर ये कुछ सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पैंक्रियास के डिस्टल एस्पेक्ट में यानी कि पैंक्रियास के लेफ्ट साइड की तरफ अगर ट्यूमर बढ़ रहा है तो ये कई बार काफ़ी लेट तक डिटेक्ट नहीं होता है। ऐसे टाइम पे लोग यानी कि पेशेंट कई बार एडवांस्ड केसेस या फिर बड़े बड़े ट्यूमर लेकर आते हैं। इस सिचुएशन में कुछ और सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि पेट का और पैरों का फूलना या फिर ट्यूमर लिवर में स्प्रेड होके उससे रिलेटेड कुछ अलग साइंस और सिम्टम्स होना। बट ये कुछ एडवांस स्टेजेस के सिम्टम है जो काफ़ी अनकॉमनली देखे जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो यूजुअली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो एक सोनोग्राफी होती है। ऑल्दो सोनोग्राफी एक काफ़ी सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, कई बार इसमें काफ़ी सारे क्लूज हमें मिल सकते हैं कि पैंक्रियास में ट्यूमर है या फिर कुछ इनडायरेक्ट साइंस मिल सकते हैं कि समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक। तो अगर ऐसा कुछ पिकअप होता है तो डॉक्टर कैन एडवाइस फॉर आइदर CT स्कैन और MRI जो एक क्लियर पिक्चर देगा कि ट्यूमर है तो वो कहाँ पर है, उसका स्टेज क्या है, ये कितना बड़ा है, कौन से ऑर्गन या कौन से स्ट्रक्चर से ये जुड़ा हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें CT या MRI से मिल सकती है। और कई बार डिस्टेंट यानी कि दूसरे ऑर्गन का स्प्रेड देखने के लिए हम PET स्कैन भी एडवाइस करते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होता है जो कैंसर में किया जाता है। पैंक्रियाटिक कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो ये डेफिनेटली क्यूरेबल है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 3 मेन मोडालिटीज पॉसिबल है। द फर्स्ट इज सर्जरी जो कि अराउंड 20 to 30% केसेस में पॉसिबल होता है जो अर्ली स्टेजेस में आते हैं और जिनका ट्यूमर स्मॉल होता है, पैंक्रियास तक सीमित होता है। तो पैंक्रियास का कुछ हिस्सा निकाल के हम इसको सर्जरी कर सकते हैं। सेकेंड इज कीमोथेरेपी। अगर ट्यूमर थोड़ा बढ़ गया है या फिर ब्लड वेसल्स या लिम्फ नोड्स के पास चला गया है तो इसे कुछ साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी देके हम श्रिंक करने की कोशिश कर सकते हैं यानी कि इसका साइज छोटा करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ट्यूमर एडवांस स्टेज में है तो पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए हम पैलिएटिव कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। द थर्ड मोडालिटी इज रेडिएशन। रेडिएशन का रोल पैंक्रियाटिक कैंसर में काफ़ी रिसेंटली पाया गया है। कुछ ट्यूमर्स जो ब्लड वेसल्स के बहुत नज़दीक हैं और जो ब्लड वेसल्स को जकड़ रहे हैं, ऐसे ट्यूमर्स को रेडिएशन देने के बाद हम श्रिंक करके इनके ऊपर सर्जरी कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्निक्स जैसे कि इम्यूनोथेरेपी या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये भी पैंक्रियाटिक कैंसर में धीरे धीरे एज द रिसेंट एडवांसेस हम देख रहे हैं और आगे जाकर इन मोडालिटी का रोल बढ़ता जाएगा और हम इनके रिजल्ट्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश में हैं। सो ये था कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट पैंक्रियाटिक कैंसर। अगर आपको पैंक्रियाटिक कैंसर या उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कभी भी मेल लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।